एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द नीट फिजिक्स पावर हाउस सीरीज। इस सीरीज के अंदर हम मॉडर्न फिजिक्स के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने के मैक्सिमम चांसेस हैं। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर रिएक्शंस, जो आपके न्यूक्लियर जो चैप्टर है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अंडर द यूनिट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। अगर आपको सीरीज की और कोई भी फर्दर डिटेल्स चाहिए, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन फॉर दैट। So let us begin with today's topic of nuclear reaction without any further ado. तो देखो, न्यूक्लियर रिएक्शंस को समझने के पहले आपको समझना होगा कि क्यों एक्चुअली न्यूक्लियस ये सब रिएक्शंस करने में इंटरेस्टेड है। ओके, कोई भी तो ऐसे आसानी से रिएक्ट कर नहीं लेता है, कोई रीज़न होता है हर चीज़ के एग्जिस्टेंस का, राइट। तो हम पहले देखते हैं कि न्यूक्लियस एक्चुअली कैसे फॉर्म होता है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियस फॉर्मेशन। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि न्यूक्लियस कैसे फॉर्म हुआ और जब न्यूक्लियस फॉर्म हो गया था तो उसे क्या ज़रूरत पड़ी कि उसे और रिएक्शंस करनी पड़ी। ओके, तो न्यूक्लियस, अगर आपने एटम्स वाला चैप्टर पढ़ा है आपकी केमिस्ट्री का क्लास 11th में, यू शुड नो कि न्यूक्लियस जो है उसके अंदर दो पार्टिकल्स होते हैं। वन इज योर प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, और दूसरे आपके होते हैं न्यूट्रॉन्स, राइट, जो कि आपके न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं। इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, इन दोनों को हम मिलाकर कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। और ऐसा क्यों कहते हैं, बिकॉज ये जो न्यूक्लियॉन्स हैं इनका एक घर है, उस घर का क्या नाम है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में रहने वाले पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस में रहने वाले पार्टिकल्स को हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियॉन्स हैं ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, दीज आर द न्यूक्लियॉन्स, और ये एक दिन सोचते हैं कि हम लोग मिलकर कुछ बड़ा करते हैं और एक मिलकर एक बड़ी सी एंटिटी बना लेते हैं विच इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियस, विच इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियस। तो जैसे मान लीजिए कि ये जो पूरे न्यूक्लियॉन्स थे इन सबका कुछ ना कुछ इंडिविजुअल मास रहा होगा। इसका मान लो m1 है, इसका m2 है, इसका m3 है, सो लाइक दैट सबका कुछ ना कुछ मास होगा। सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का, प्रोटॉन का मास अलग होगा, न्यूट्रॉन का मास अलग होगा, पर मैं सबको अभी न्यूक्लियॉन्स बोल रही हूँ। तो ये सभी हमारे क्या है, न्यूक्लियॉन्स हैं, और इन सबका कुछ ना कुछ मास है, और इन्होंने मिलकर सोचा कि क्यों ना हम रिएक्शन करें और एक न्यूक्लियस बनाएं। तो इन न्यूक्लियॉन्स ने जब न्यूक्लियस फॉर्म किया, तो जैसा मैं आपको बता रही थी कि इन सभी न्यूक्लियॉन्स का कुछ ना कुछ मास है। तो मान लो इनका जो क्यूमुलेटिव मास है, मतलब अगर मैं सारे न्यूक्लियॉन्स का मास ऐड कर देती हूँ तो जो मास होगा वो क्या होगा, इसका टोटल मास, इसका क्यूमुलेटिव मास। मान लो कि इसका जो टोटल मास है वो आपका m1 है, और जो न्यूक्लियस का मास है वो आपका कितना है, वो आपका m2 है। सो आई एम सेइंग कि जो न्यूक्लियस का मास होता है वो कम होता है न्यूक्लियॉन्स के क्यूमुलेटिव मास से। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। आप समझ पा रहे हैं, मैं कह रही हूँ कि अगर ये सारे न्यूक्लियॉन्स, इनका कुछ ना कुछ इंडिविजुअल मास होगा, उन सबको अगर मैं जोड़ दूँ और उसका टोटल मास मेरा m1 आता है, तो जब ये सब न्यूक्लियॉन्स मिलकर एक न्यूक्लियस फॉर्म करेंगे और उसका मास अगर m2 होगा, सो आई एम सेइंग कि जो न्यूक्लियस का मास है वो न्यूक्लियॉन के मास से क्या होगा, कम होगा। मतलब यहाँ से जब मैं यहाँ आई तो मास कम हो गया, तो कहाँ गया मास। मैं अगर कह रही हूँ कि ऐसे मेरे पास 5 पत्थर थे, इन 5 पत्थरों को अब मैंने एक पैकेट में डाल दिया, तो इस पैकेट में अगर मैं देखूंगी 5 पत्थर थे, मान लो सब 1-1 किलो के हैं, तो पांचों पत्थर का कितना मास हुआ, 5 किलो का मास हुआ। अब मैं कह रही हूँ कि जो पैकेट का मास है वो आपका 5 किलो नहीं है, वो 4.8 kg है। सो 0.82 kg कहाँ गया। ओके, दैट शुड बी क्वेश्चन इन योर माइंड कि अगर न्यूक्लियॉन्स का क्यूमुलेटिव मास m1 है और न्यूक्लियस का मास m2 है, तो बचा हुआ मास कहाँ गया बीच का, राइट। अगर यहाँ पर मास बढ़ता, मान लो न्यूक्लियॉन से न्यूक्लियस की तरफ आते वक्त मास बढ़ता, तो क्या होता, तो वो मास कहाँ जाता है, वो मास एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाता है। दैट्स व्हाट आई वांट यू टू लर्न हियर, कि यहाँ पर एक एनर्जी है जो रिलीज हो जाती है। ये जो मास है, इन दोनों के बीच में जो मास डिफरेंस है, उस मास डिफरेंस की इक्विवेलेंट एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाती है, और इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, इस एनर्जी को हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। व्हाट वी कॉल दिस, वी कॉल दिस बाइंडिंग एनर्जी।
Okay, so what is binding energy actually? It is the energy released, it is the energy, आपको बस जो जो सीक्वेंस में मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ बस वैसे समझते हुए जाना है एंड यू विल बी एबल टू मास्टर द न्यूक्लियर रिएक्शन। जितना आपसे एग्जाम में पूछा जाता है आप सब क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। बहुत सिंपल टॉपिक है, यू जस्ट नीड टू बी कंसिस्टेंट थ्रू आउट द लेक्चर। ओके, सो इट इज द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। ये तो समझ में आ गया आपको कि न्यूक्लियस के फॉर्मेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज हो गई है दैट इज योर बाइंडिंग एनर्जी। लेकिन ये कितनी है? इट इज इक्विवेलेंट टू द मास डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय c का स्क्वायर। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं बोल रही हूँ m मास, तो m मास के इक्विवेलेंट एनर्जी कितनी होती है। तो उसकी इक्विवेलेंट एनर्जी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज m इज इक्वल्स टू एनर्जी इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। ये जो है एनर्जी, ये जो इक्वेशन है इट इज द आइंस्टीन्स इक्वेशन which is very famous. This is the theory of relativity, right? अभी हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को इतना डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देती हूँ। दैट थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट टू एंटिटीज, मास एंड एनर्जी। अगर आप देखेंगे अपने वर्ल्ड में आसपास, तो हर चीज जो है इट इज आइदर मास और इट इज आइदर एनर्जी। एनीथिंग विच यू सी अराउंड इज आइदर मास और आइदर एनर्जी। या तो वो कोई फॉर्म ऑफ मास है या तो कोई फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो आइंस्टीन अपनी इक्वेशन ऑफ ये जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसके अंदर एक्सप्लेन करता है दैट मास एंड एनर्जी जो ओनली टू एंटिटीज हैं दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन अनदर, दैट मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। और वो हम कैसे देख पा रहे हैं? वो हम न्यूक्लियर रिएक्शंस में देख पा रहे हैं कि जब न्यूक्लियस फॉर्म हुआ और एक मास डिफरेंस आया कि जो न्यूक्लियॉन्स का टोटल मास था और जो न्यूक्लियस का मास था उनके बीच में जो मास डिफरेंस आया, तो वो मास डिफरेंस कहाँ गया? वो मास डिफरेंस एनर्जी की फॉर्म में रिलीज हो गया। सो दैट इज हाउ एंड दैट इज व्हाट द आइंस्टीन्स इक्वेशन डिपिक्ट। ओके, तो यहाँ पर आपको समझना है कि पहली बात तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है? इट इज द एनर्जी व्हिच इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस एंड इट इज इक्वल्स टू द मास डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय c का स्क्वायर। यानी हमने जैसे यहाँ पर अज्यूम किया था कि न्यूक्लियॉन्स का मास जो है वो कितना है? न्यूक्लियॉन्स का मास जो है वो m1 है और न्यूक्लियस का मास जो है वो कितना है? न्यूक्लियस का मास जो है m2 है। सो दैट एनर्जी रिलीज्ड, या जो बाइंडिंग एनर्जी मैं कह दूँ, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू m1 minus m2 multiplied by c का स्क्वायर। दैट इज योर बाइंडिंग एनर्जी। ओके, ये चीज़ आपको पहले से पता होनी चाहिए, बट क्योंकि हमारा जो न्यूक्लियर रिएक्शन का टॉपिक है ये उसके साथ उसके मतलब इसे समझना बहुत ज़रूरी है, उसके अलावा ये टॉपिक आता है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया दैट व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी एंड हाउ न्यूक्लियस इज फॉर्म। अब क्यों कोई न्यूक्लियस न्यूक्लियर रिएक्शंस परफॉर्म कर रहा है? स्टेबिलिटी के लिए। हम अपनी लाइफ में, अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं या हम जो भी करना चाहते हैं, इट इज़ फॉर व्हाट? इट इज़ फॉर स्टेबिलिटी मैक्सिमम टाइम्स, राइट? हम जैसे कि हमें कोई जॉब चाहिए या हमें कुछ बिजनेस सेटअप करना है, हमें कुछ भी करना है लाइफ में, उसका बेसिक पर्पस होता है ताकि हमारी लाइफ में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आए। हम क्या चाहते हैं? अगर हमारी लाइफ क्या बन जाए, हम एक लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं। व्हाट इज लाइफ स्टाइल इज अबाउट? लाइफ स्टाइल इज अबाउट बैलेंस, राइट? कि आप हर चीज़ को अच्छे से बैलेंस कर पा रहे हैं, अपनी हेल्थ को, अपने एंजॉयमेंट को, एंटरटेनमेंट को, प्रोग्रेस को, एवरीथिंग यू आर एबल टू बैलेंस एवरीथिंग एंड दैट्स व्हाट अ गुड लाइफस्टाइल लुक लाइक। तो हमें हमेशा क्या चाहिए? बैलेंस चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। सेम गोज फॉर द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को भी क्या चाहिए होती है? स्टेबिलिटी चाहिए होती है, और इसीलिए वो न्यूक्लियर रिएक्शंस परफॉर्म करता है। अब आपकी बुक के अंदर एक ग्राफ गिवन है जो तो मैं नहीं लेकर आई हूँ बिकॉज वो आपके न्यूक्लियर फोर्स से रिलेटेड ग्राफ है, तो वो वहाँ जाता है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ अबाउट द न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। ओके, लेट मी गेट अ ब्लैंक स्लाइड, लेट मी एक्सप्लेन टू यू अबाउट द न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। एक मिनट। ओके, सो आई एम सेइंग
कि न्यूक्लियर स्टेबिलिटी हम कैसे मेजर करते हैं। मैं कब कहूँगी कि कोई न्यूक्लियस अच्छा स्टेबल है। ओके, सो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी का मतलब है कि जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस है वो आपकी कम होनी चाहिए, यानी ये एनर्जी आयन पोजेसिंग शुड बी लेस। अगर मेरे पास बहुत एनर्जी है तो मैं उछलती कूदती रहूंगी, मैं स्टेबल एक जगह बैठे नहीं रहूंगी, यू नो। लेकिन जिसके पास एनर्जी कम है वो इतना एफर्ट ही नहीं डाल पाएगा कि वो दिन भर उछलता रहे या डांस करता रहे स्टफ। तो ऐसा ही न्यूक्लियस के पास भी अगर ज्यादा एनर्जी होगी तो वो कम स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस को कम होना चाहिए। अगर न्यूक्लियस के पास ज्यादा एनर्जी है तो वो ज्यादा अनस्टेबल है, कम एनर्जी है तो वो ज्यादा स्टेबल है। अब देखो न्यूक्लियस कैसे बना था, न्यूक्लियॉन्स से न्यूक्लियस बना था, और इस दरमियान इस बीच क्या हुआ था, इस बीच एनर्जी रिलीज हुई थी। तो देखो यहाँ से यहाँ आते वक्त कुछ एनर्जी क्या हो गई, रिलीज हो गई। ठीक है, मेरे पास 10 रुपए थे और 10 रुपए में से मेरे पास 8 रुपए बचे हैं और 2 रुपए मैंने जो है खर्च कर दिए। अब मेरी स्टेबिलिटी बढ़ गई ना, क्योंकि मेरे पास कम पैसे हैं, मैं कम ही खर्च करूंगी ऑब्वियस रीजंस की वजह से, तो पैसे नहीं है। तो जितने ज्यादा पैसे मैं यहाँ पर जो है अपने सेविंग्स में डाल दूंगी उतने कम पैसे मेरे पास बचेंगे स्पेंड करने के लिए और उतनी ज्यादा स्टेबल में हो जाऊंगी। ओके, इट इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल, ऐसा कुछ नहीं होता है, बट स्टिल ओके। तो मैं क्या कह रही हूँ कि अगर मैं 10 रुपए में से और 4 रुपए यहाँ दे देती तो फिर मेरे पास सिर्फ 6 रुपए बचते स्पेंड करने के लिए, मेरी स्टेबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती। अगर मैं यहाँ पे 8 रुपए दे देती तो फिर सिर्फ 2 रुपए बचते और मेरी स्टेबिलिटी जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती। तो जितनी ज्यादा एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो जा रही है उतनी कम एनर्जी न्यूक्लियस के पास बचेगी। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस कि न्यूक्लियस से न्यूक्लियस बनते वक्त जितनी ज्यादा एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो जाएगी उतनी कम एनर्जी यहाँ पर न्यूक्लियस के पास बचेगी और उतना ज्यादा स्टेबल वो होगा। तो हम न्यूक्लियस स्टेबिलिटी को कैसे मेजर कर सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी से, कि आपकी बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज्यादा उतना आपका स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस ज्यादा। लेकिन ये डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है। डायरेक्ट रिलेशन जो है वो आपका क्या होता है, बिकॉज एक्सपेरिमेंटल होते हैं और फिर उसके बेसिस पर ही कोई रिजल्ट आता है, उसको हम फाइनली हम यूज कर पाते हैं, राइट। तो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी जो है इट इज एक्चुअली नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बाइंडिंग एनर्जी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ठीक है, और आपको क्या याद होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि इट इज हाईएस्ट फॉर आयरन, इट इज हाईएस्ट फॉर आयरन। ठीक है, अब आपको एक थोड़ा सा हम काम देते हैं और वो काम ये है कि आप हमें बताएंगे, और वो काम ये है कि आप हमें बताएंगे कि वो बेल्ट क्या है जहां पर न्यूक्लियर स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ती है। ठीक है, मैक्सिमम न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की एक बेल्ट है। आप उस ग्राफ को अगर देखेंगे तो वो ग्राफ कुछ ऐसा सा है, राइट। तो आपने मुझे ये वाली बेल्ट के बारे में बताना है कि एटॉमिक नंबर कितने से कितने। ठीक है, अब ऐसा कोई भी न्यूक्लियस जिसकी न्यूक्लियर स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं है वो स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्शंस परफॉर्म करता है। अब आपको ये समझ आया कि क्यों न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रही थी। अभी तक तो हमने एक्चुअली हमारे आज के क्लास का टॉपिक स्टार्ट ही नहीं किया, वी आर स्टिल डिस्कसिंग अबाउट न्यूक्लियर रिएक्शंस हो क्यों रही है। ठीक है, तो अब न्यूक्लियर रिएक्शंस दो तरीके की हो सकती हैं। लेट अस कम बैक टू न्यूक्लियर रिएक्शंस नाउ। इट कुड बी फिजन और इट कुड बी फ्यूजन। फिजन का मतलब आप सब जानते हैं, हमने बाइनरी फिजन पढ़ा होगा बायोलॉजी में। दैट फिजन मीन्स कि कोई भी चीज टूट के जो है वो डिवाइड हो जाती है। बाइनरी फिजन नहीं लिखा है तो दो में डिवाइड हो जरूरी नहीं है, बट फिजन का मतलब है कि बड़े से हमने दो पार्टिकल्स या छोटे पार्टिकल्स बनाते हैं। फ्यूजन में क्या होता है, फ्यूजन में दो न्यूक्लियस आते हैं और वो फ्यूज करके और बड़ा न्यूक्लियस बना लेते हैं। सो लाइक दैट। तो फिजन और फ्यूजन दोनों तरह की रिएक्शंस होती हैं। फिजन में क्या हो रहा है, दैट न्यूक्लियस ब्रेक्स डाउन इनटू स्मॉलर न्यूक्लियसेस, और फ्यूजन में क्या हो रहा है, स्मॉलर न्यूक्लियस फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर न्यूक्लियस। इट इज वेरी सिंपल, ओके। फिजन एंड फ्यूजन, वी हैव अंडरस्टूड द बाइंडिंग एनर्जी। अब जरा सा देखिए, एक क्वेश्चन के फॉर्म में समझते हैं हम इसे, फिर हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीके करेंगे। देखिए, एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस। ठीक है, वी आर डिस्कसिंग दी न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो मानो कि यहाँ पर क्या हुआ, हम बात कर लेते हैं पहले फिजन की।
यहाँ पर क्या हुआ, आपके पास है दो न्यूक्लियस, दो प्यारे प्यारे न्यूक्लियस, और उन दोनों न्यूक्लियस ने मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस फॉर्म कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक एनर्जी रिलीज होती है। अगेन ये जो एनर्जी रिलीज हुई है, इसका मतलब अगर मैं कह रही हूँ दैट दिस इज n1 and this is n2 and this is n3, so I am sorry, it is not fission, it is fusion, sorry, it is fusion. Okay, so I am saying कि अगर मैं कह रही हूँ इसका मास m1 है, इसका m2 है और इसका m3 है, लेकिन बीच में से आपकी कुछ एनर्जी रिलीज हो गई है, इसका मतलब साफ आपको अब पता लग जाना चाहिए कि एनर्जी रिलीज हुई है तो मास आपका कम हो गया है, यानी m1 plus m2 is less than m3. This is what you should know. ओके, और इतना ही, जितना मास डेफिसिट आया उतनी ही एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो एनर्जी कितनी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज को मैं यहाँ पे Q से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। इट विल बी मास डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय द स्पीड ऑफ द लाइट का स्क्वायर। मास डिफरेंस कितना होगा, बड़ा मास क्या है m1 plus m2, सो m1 plus m2 minus m3 मल्टीप्लाइड बाय c का स्क्वायर, एंड दैट विल बी योर एनर्जी रिलीज। ओके, अब सेम पहले हम कर लेते हैं किसके लिए, फिजन के लिए। सो इफ आई एम सेइंग दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फिजन हैपनिंग, तो फिजन में क्या होगा, दैट एक बड़ा सा न्यूक्लियस will break down into smaller nucleuses. Now if I am saying कि इसका मास m1 है, इसका m2 है और इसका m3 है और बीच में कुछ एनर्जी रिलीज हुई है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि m1 is greater than m2 plus m3, और जितना का मास डेफिसिट आया उतने की ही एनर्जी रिलीज हुई होगी। सो आई एम सेइंग हियर दैट द एनर्जी रिलीज इज इक्वल्स टू m1 minus m2 plus m3 multiplied by c का square. Okay, what is the energy release? It is the mass difference multiplied by c का square. ठीक है, so this is your fusion और fission में released energy। और क्यों रिलीज हुई वो भी आपको समझ में आ गया, क्योंकि मास डेफिसिट यहाँ पर आया है। अब जरा सा हम इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। इतनी सिंपल फिजिक्स तो मतलब समझ नहीं आती है ना। So let us just take binding energy into the picture. Okay, और हम थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं इस पूरे प्रोसेस को कि ये कैसे हो रहा है। तो मान लीजिए हम क्या करते हैं, हमारे पास है यहाँ पर कुछ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, और ये न्यूक्लियॉन्स मिलकर एक न्यूक्लियस बना रहे हैं, ठीक है। फिर हमारे पास दोबारा से और यहाँ पर न्यूक्लियॉन्स हैं और ये न्यूक्लियॉन्स मिलकर वापस से एक न्यूक्लियस बना रहे हैं, और अब ये दोनों न्यूक्लियस मिलकर एक और बड़ा न्यूक्लियस फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो किस तरह की रिएक्शन है, दिस इज फ्यूजन। तो देखो, जब इन न्यूक्लियॉन से ये न्यूक्लियस बनेगा तब क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, और उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, उस एनर्जी को हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। व्हाट वी कॉल दिस एनर्जी, दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी। दैट मींस से ये बाइंडिंग एनर्जी हमारी 1 है पहले न्यूक्लियस के लिए। जब इन न्यूक्लियॉन से ये न्यूक्लियस बनेगा तो यहाँ पर भी कुछ एनर्जी रिलीज होगी। व्हाट विल बी दैट एनर्जी, दैट विल बी बाइंडिंग एनर्जी 2। ओके, और फिर यहाँ पर भी कुछ एनर्जी रिलीज होगी, मैं उसको क्यों कह देती हूँ। सो देयर इज एक्चुअली ये एनर्जीज जो है इस पूरे प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व है। 2 बाइंडिंग एनर्जीज जो इस न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के फॉर्मेशन के वक्त रिलीज हुई, और ये एनर्जी जो इस न्यूक्लियस के फॉर्मेशन के वक्त यूज हुई। तो अगर मैं बोलती हूँ दैट दिस इज माई क्यूब न्यूक्लियस नंबर 3, अगर मैं इसको बोल देती हूँ दैट दिस इज, थोड़ा सा कलर कर देते हैं ऐसे ही, दैट दिस इज योर न्यूक्लियस नंबर 3, तो आई कैन से दैट द एनर्जी रिलीज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस 3 वो क्या है, कितनी है वो, दैट इज योर बाइंडिंग एनर्जी 1 प्लस बाइंडिंग एनर्जी 2 प्लस द Q, है ना। समझ पा रहे हैं आप इस बात को। मैं कह रही हूँ कि ये न्यूक्लियस बनने के लिए पहले ये न्यूक्लियस बना,
ये न्यूक्लियस बना, इन दोनों ने फ्यूज किया और फिर ये वाला न्यूक्लियस बना। इस न्यूक्लियस के बनने के लिए बाइंडिंग एनर्जी 1 रिलीज हुई, इस न्यूक्लियस के बनने के लिए बाइंडिंग एनर्जी 2 रिलीज हुई, और फिर इन दोनों से ये न्यूक्लियस बनने के लिए Q एनर्जी रिलीज हुई। ओके, तो मैं कह रही हूँ कि टोटल एनर्जी जो रिलीज हुई इस न्यूक्लियस के बनने के लिए दैट इज BE1 plus BE2 plus Q. Am I right? And what we call something as the energy released in the formation of the nucleus, we call it the binding energy. So are you able to understand here कि binding energy of the third nucleus is actually binding energy 1 plus binding energy 2 plus the energy released. ये मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रही थी. Sorry, this is what I want you to know here. Okay, so this is how we can correlate the binding energy with this process. तो आपको अगर ये बिल्कुल पिक्चर क्लियर है तो अब आप और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. हम लोग एंड में और इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है, अभी के लिए आपको फ्यूजन फिजन बेसिक समझ आना चाहिए, बाइंडिंग एनर्जी समझ आनी चाहिए, कैसे न्यूक्लियस फॉर्म होता है. अब हम जरा सा करते हैं कुछ टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर डीके. तो न्यूक्लियर रिएक्शंस दो तरीके की होती हैं, फ्यूजन एंड फिजन. अब उनमें किस तरह के पार्टिकल्स इन्वॉल्व हैं उसके बेसिस पर हम उसे और कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं. जैसे अगर अल्फा पार्टिकल एसोसिएटेड है तो अल्फा डीके, बीटा पार्टिकल एसोसिएटेड है तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डीकेस, बीटा नेगेटिव डीके एंड बीटा पॉजिटिव डीके. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन कैप्चर एंड फिर गामा डीके. तो हम इन सब के बारे में, पांचों के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं. पहले हम समझते हैं दैट व्हाट इज एक्चुअली अल्फा पार्टिकल. अल्फा पार्टिकल रिलीज हो रहा है, अल्फा डीके, ठीक है, बट क्या है अल्फा पार्टिकल, पहले हम वो समझते हैं. तो अल्फा पार्टिकल इज बेसिकली अ डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम. और आई नो कि ये लाइन आपने बहुत बार सुन ली होगी अब तक, डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम, राइट. सो हीलियम का जो आपका एटॉमिक नंबर है दैट इज 2. ठीक है, या जी लिख देते हैं शॉर्ट में, वहाँ पूरा एटॉमिक नंबर लिखना है. सो हीलियम का Z जो है इट इज 2 और इसका जो मास नंबर है दैट इज योर 4, राइट. एंड आई एम सेइंग दैट इट इज हीलियम प्लस 2, डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम. ओके, सो व्हाट इज द मास ऑफ, अगर मैं बात करूँ मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल का, दैट इज 4 एटॉमिक मास यूनिट. इफ आई टॉक अबाउट द मास, so that is your 4 AMU. And what is the charge on it? The charge is equivalent to positive of 2 electron, right? So this is the mass and charge of the alpha particle. Understood? इतना समझ आया? ये आपको पता होना चाहिए अल्फा पार्टिकल के बारे में. अब हम पहले सारे पार्टिकल्स को देख लेते हैं, फिर एक एक करके डीके देखेंगे. अब देखो, देखते हैं कि अल्फा डीके कैसा दिखाई देगा. जब अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो फिर किस तरह की रिएक्शन आपकी होगी. ठीक है, तो मान लो कि ये हमारा एक न्यूक्लियस है X, इसका जो आपका मास नंबर है वो A है और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो आपका Z है. ठीक है, अब जब इसने फिजन शो किया सो एक अल्फा पार्टिकल रिलीज हुआ और एक Y एटम रिलीज हुआ. आपने बताना है कि Y का एटॉमिक नंबर, इसका मास नंबर कितना होगा और इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, आपने ये बताना है. ठीक है, तो हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि एटॉमिक नंबर और Z जो है, मतलब एटॉमिक नंबर और आपका मास नंबर और आपका जो एटॉमिक नंबर है वो कंजर्व रहेंगे रिएक्शन के दौरान. इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इस साइड जो टोटल A होगा आपके पास और टोटल Z होगा, इस साइड भी वो ही सेम टोटल A और टोटल Z होगा. ओके, इफ आई एम सेइंग कि अगर इधर टोटल A की वैल्यू 6 है तो इधर भी इन दोनों की टोटल A मिला के वैल्यू 6 होगी, और यहाँ पर Z की वैल्यू मान लो 4 है तो यहाँ पर भी टोटल Z मिला के कितना होगा, 4 होगा. तो दैट इज यू शुड नो कि A और Z जो है न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर कंजर्व रहते हैं. अब आप सेइंग कि आपको पता है अल्फा पार्टिकल का एटॉमिक जो मास नंबर है, मैं पता नहीं इसको बार बार एटॉमिक नंबर क्यों बोल दे रही हूँ, इसका जो मास नंबर है वो कितना होता है, इसका मास नंबर होता है 4 और इसका एटॉमिक नंबर कितना है, इसका एटॉमिक नंबर है 2. दैट इज व्हाट वी नो. ओके, सो इसका कितना होगा, तो यहाँ पर देखो
ए और 4, ए में से 4 चला गया तो कितना बचा a-4, और z में से 2 चला गया तो कितना बचा z-2। ये आपको समझ आ रहा है कि a में से हमने 4 निकल गया, सो दैट इज इट विल बी a-4, और z में से आपका 2 निकल गया, सो दैट विल बी z-2। तो ऐसे अल्फा डीके होगा, अल्फा पार्टिकल निकल जाएगा, तो रिजल्टेंट का कितना रिजल्टेंट न्यूक्लियस का क्या मास नंबर होगा, क्या एटॉमिक नंबर होगा, यही आपसे पूछा जाता है। तो वही आपको समझ आना चाहिए, और इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, सिर्फ ये कि अल्फा पार्टिकल का मास नंबर क्या है और एटॉमिक नंबर क्या है। ठीक है, अब हम जरा सा एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर ताकि आपको समझ आए। या फिर ऐसा करो, पहले हम लोग पहले बीटा डीके डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक साथ करेंगे। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बीटा नेगेटिव डीके। लेट अस अंडरस्टैंड एंड लेट अस डिस्कस द बीटा नेगेटिव डीके। तो बीटा नेगेटिव डीके को हम लोग क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज बीटा डीके ओनली। अगर आपको सिर्फ बीटा डीके गिवन है तो दैट इज ऑल्सो ए बीटा नेगेटिव डीके। आपने बीटा पॉजिटिव डीके नहीं कंसिडर करना है वहाँ पर, ठीक है। सो आई एम सेइंग कि बीटा नेगेटिव डीके के अंदर क्या होता है। पहली बात तो बीटा डीके जितने भी हैं, चाहे वो बीटा पॉजिटिव हो या तो बीटा नेगेटिव हो, आपको ये समझना है कि बीटा डीकेज में क्या होता है, सिर्फ न्यूक्लियॉन्स में इंटरचेंज होता है, न्यूक्लियॉन्स में इंटरचेंज होता है, यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है बीटा डीके के अंदर। क्यों? क्योंकि या तो हमें मास नंबर को सेम रखना है, एटॉमिक नंबर चेंज करना है, मतलब समथिंग लाइक दैट। वो न्यूट्रॉन अगर प्रोटॉन में चेंज होगा तो आपका मास नंबर सेम ही रहेगा, मास नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सिमिलरली प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज होगा तब भी आपका मास नंबर सेम ही रहेगा, लेकिन जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो आपका एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा। दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ओके। तो यहाँ पर न्यूक्लियॉन्स के बीच में इंटरचेंज होता है, अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में। तो बीटा नेगेटिव डीके के अंदर क्या होता है, बीटा नेगेटिव डीके के अंदर आपका जो न्यूट्रॉन है वो कन्वर्ट, बीटा नेगेटिव डीके में क्या होगा कि न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन के अंदर। अब देखो जरा सा, ठीक है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ, न्यूट्रॉन कैसा है, न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रल है, और प्रोटॉन आपका कैसा है, पॉजिटिव है, तो कुछ बात नहीं बनी, चार्ज तो आपका बैलेंस हो ही नहीं पाया। तो यहाँ पर अब एक इलेक्ट्रॉन भी रिलीज होगा, और साथ में क्या रिलीज होता है, साथ में रिलीज होता है एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल। तो क्या क्या हुआ, जो आपका न्यूट्रॉन है इट गॉट कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन एंड दिस इज योर इलेक्ट्रॉन, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल। इसके बारे में आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। तो अब आपको ये पता होगा कि अब हम जब मास नंबर लिखते हैं, when we write about the mass number, so that is your neutron plus proton, okay। और जब हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं that is the number of protons। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, लेकिन है तो एक तरीके से न्यूक्लियॉन ही है ना। हम लोग मास नंबर में क्या कंसिडर करते हैं, न्यूक्लियॉन्स को ही तो कंसिडर कर रहे हैं। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, लेकिन अभी भी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स तो सेम ही है। तो आपका जो एटॉमिक मास नंबर है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसके अंदर देयर विल बी नो चेंज। लेकिन प्रोटॉन क्या हो गया है, क्योंकि एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया है, तो न्यूट्रॉन तो कम हो गया है और प्रोटॉन क्या हो गया है, बढ़ गया। तो प्रोटॉन के बढ़ने की वजह से जी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो आपका एटॉमिक नंबर जो है वो 1 से बढ़ जाएगा, ओके। अब आप इसे और अच्छे से समझ पाएंगे जब हम डिस्कस करेंगे बीटा पॉजिटिव डीके। सो लेट अस डिस्कस अबाउट बीटा पॉजिटिव डीके। बीटा पॉजिटिव डीके में क्या होता है, बीटा पॉजिटिव डीके में होता है ये कि आपका प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाता है इनटू न्यूट्रॉन। अब देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर जीरो चार्ज है, बात नहीं बनी, तो क्या होगा, यहाँ पर एक पार्टिकल रिलीज होगा विच इज योर पॉजिट्रॉन, और साथ में रिलीज होगा आपका न्यूट्रॉन। सो दिस इज योर पॉजिट्रॉन। व्हाट इज पॉजिट्रॉन, it is the antiparticle of electron, antiparticle of electron। So it has the same mass as electron, same mass as electron, लेकिन the charge is positive, despite of negatively it is positive। समझिए, तो this is your positron released here। So this is how beta decay happens। अब beta decay में क्या हो रहा है कि beta decay के अंदर आपका
प्रोटॉन कन्वर्ट हो रहा है न्यूट्रॉन में, लेकिन स्टिल न्यूक्लियॉन्स का नंबर तो सेम ही है। सो आई एम सेइंग अगेन कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स तो सेम ही है, यानी आपका एटॉमिक मास नंबर तो जो है वो सेम रहेगा। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पे प्रोटॉन जो है वो कम हो गया है, एक प्रोटॉन कम हो गया है, वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, एक न्यूट्रॉन बढ़ गया है। तो क्योंकि अब प्रोटॉन कम हो गया है एक, इसीलिए आपका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 से कम हो जाएगा। तो बीटा पॉजिटिव डीके के अंदर एटॉमिक नंबर 1 से कम हो जाता है और मास नंबर जो है वो सेम रहता है। लेकिन बीटा नेगेटिव के अंदर क्या हो रहा था, बीटा नेगेटिव के अंदर आपका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 से बढ़ गया था और मास नंबर जो है उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो बीटा डीके के अंदर मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता है, एटॉमिक नंबर में चेंज आता है। अगर प्रोटॉन क्रिएट हुआ है जैसे कि बीटा नेगेटिव डीके में, तो वो बढ़ जाएगा, और अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया है तो मास जो एटॉमिक नंबर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो दैट इज योर लाइक अल्फा डीके एंड बीटा डीके के बारे में। तो गामा क्या है, गामा रे आपने सुना है कि नहीं? अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पढ़ा है इसके पहले, सो यू माइट हैव एंड यू शुड हैव लिसन्ड अबाउट दिस गामा पार्टिकल। तो गामा पार्टिकल या गामा क्या है, दीज आर नथिंग बट योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, राइट। तो यहाँ पर देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ चार्ज एंड देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मास, यानी आपका जो एटम है, जो न्यूक्लियस है, एटम की तो अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। तो आपका जो न्यूक्लियस है उसका मास नंबर भी सेम रहता है और उसका एटॉमिक नंबर भी सेम रहता है। तो फिर क्यों ये गामा डीके हुआ, क्यों गामा पार्टिकल रिलीज हुआ? तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो है न्यूक्लियस by radiating gamma particle comes to a lower or like the more stable energy shell, more stable energy shell। तो जैसे हम इलेक्ट्रॉन को देखते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन के ऐसे कुछ शेल्स बने होते हैं और इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है। हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन इसके पहले वाली क्लास में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जो है हायर शेल या लोअर शेल में जंप करता है डिपेंडिंग अपॉन कि हमने उसे एनर्जी दी है या उसने एनर्जी रिलीज की है। तो सिमिलरली यहाँ पर जो आपका न्यूक्लियस है उसके पास भी इस तरीके से एनर्जी शेल्स, एनर्जी बैंड्स होते हैं और वो भी इनके अंदर मूव करता है। कैसे? तो न्यूक्लियस जो है वो भी अपनी एनर्जी रेडिएट कर देता है इन दी फॉर्म ऑफ गामा पार्टिकल। ना तो उसका मास चेंज होगा, ना तो कोई चार्ज में या एटॉमिक नंबर में कोई चेंजेस आएंगे। सिर्फ क्या होगा, सिर्फ आपका जो है वो हायर एनर्जी शेल से लोअर एनर्जी शेल में आ जाएगा और कम एनर्जी शेल में आकर ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। सो दैट इज हाउ गामा डीके हैपेंस। ओके, लास्टली टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन कैप्चर। इलेक्ट्रॉन कैप्चर में बताता है कि एक रिएक्शन जो अभी हमने पढ़ी कि प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ और साथ में क्या रिलीज होगा यहाँ पर, पॉजिट्रॉन, और साथ में क्या रिलीज होगा यहाँ पर, this particle, neutron. Okay, so proton got converted into neutron, positron and neutron. ये हमने एक रिएक्शन पढ़ी which is this डीके। यहाँ पर देखो पॉजिटिव पार्टिकल रिलीज हो रहा है, so this is your बीटा पॉजिटिव डीके। अब क्या है कि न्यूक्लियस को ये रिएक्शन करनी तो है, ठीक है, न्यूक्लियस को ये रिएक्शन करनी तो है कि उसको प्रोटॉन को एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करके और अपना एटॉमिक नंबर कम करना है, लेकिन उसके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं है। ये सफिशिएंट एनर्जी नहीं है न्यूक्लियस के पास। तो न्यूक्लियस क्या करेगा, प्रोटॉन कैप्चर्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इनरमोस्ट शेल और क्या बना लेगा, न्यूट्रॉन फॉर्म कर लेगा। देखो क्या है कि प्रोटॉन को बनाना है न्यूट्रॉन, लेकिन बना नहीं सकता। क्यों नहीं बना सकता? इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, ये कलम है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज का, तो जिसको हटाना पड़ेगा न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होने के लिए। अब वो ये करना चाहता है लेकिन उसके पास एनर्जी नहीं है, उसके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं है कि वो प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो सके। तो वो क्या करेगा, ये प्रोटॉन अपने दोस्त की हेल्प लेगा जो बिल्कुल पास के शेल वाले इलेक्ट्रॉन को उसको खा जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जैसे ही इसको खाएगा चार्ज बैलेंस होकर आराम से क्या बना लेंगे, न्यूट्रॉन बना लेंगे।
So this is what happens in electron capture. तो होना तो एक्चुअली बीटा पॉजिटिव डी के जैसा ही काम है, यानी कि कुछ भी हो नंबर ऑफ न्यूक्लियस सेम है, यानी आपका जो मास नंबर है वो सेम रहेगा, लेकिन जो आपका एटॉमिक नंबर है वो एक से कम हो जाएगा। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि प्रोटॉन कन्वर्ट हो गया किसके अंदर? इलेक्ट्रॉन के अंदर, लेकिन इस डायरेक्ट रिएक्शन से नहीं, इलेक्ट्रॉन को खा के, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? इलेक्ट्रॉन कैप्चर बोल दिया। ठीक है, आगे एक चीज और है जो हमें डिस्कस करनी है, हमने सारे टाइप्स ऑफ डीके डिस्कस कर लिए हैं, व्हिच इज अबाउट आयोनाइजिंग पावर, आयोनाइजिंग पावर एंड पेनिट्रेशन पावर, जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए मैं बता रही हूँ। फिर लास्टली हम लोग एक क्वेश्चन करके और इस सेशन को वाइंड अप कर देंगे। ओके, सो आयोनाइजिंग पावर के अंदर क्या होता है? आयोनाइजिंग पावर का मतलब है कि किसी भी जैसे मान लीजिए किसी भी चीज को आयोनाइज करना है तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? आयोनाइज करने का मतलब मुझे उसे चार्ज करना है। ठीक है, मान लो मुझे किसी को दान में कुछ देना है तो वो किसी चीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि मेरे पास कितना कुछ है, उसकी बेसिस पे मैं दान कर पाऊंगी। मेरे पास खुद के पास ही कुछ नहीं है तो मैं क्या दान करूंगी, क्या सोशल सर्विस करूंगी? नहीं कर सकती, राइट? तो आयोनाइजिंग पावर भी क्या है? पावर टू आयोनाइज, सिंपल, किसी दूसरे पार्टिकल को चार्ज करने की पावर इज द आयोनाइजिंग पावर। एंड जितना ज्यादा चार्ज आपके पास होगा उतना ज्यादा आप चार्ज कर सकते हैं। तो अल्फा पार्टिकल के पास सबसे ज्यादा चार्ज है पॉजिटिव ऑफ 2p, तो सबसे ज्यादा आयोनाइजिंग पावर होगी। बीटा पार्टिकल के पास थोड़ा कम चार्ज और गामा के पास तो चार्ज है ही नहीं, तो दिस इज हाउ आयोनाइजिंग पावर विल बी देयर। अब पेनिट्रेशन पावर क्या होता है कि किसी चीज को चीर के कैसे जा सकते हैं, तो ऐसे कहते हैं ना कि ऐसे बिल्कुल पतली लकीर से भी कोई निकल जाए, राइट? So that is the penetration power. Penetration power का मतलब कि बिल्कुल कम से कम गैप से ऐसे बिल्कुल आप पेनिट्रेट करके अंदर घुस जाओ, तो घुसने की पावर इज द पेनिट्रेशन पावर बेसिकली। ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज द घुसने की पावर। अब कोई आसानी से कम जगह में भी कब घुस पाएगा? जब उसका साइज कम हो, तो साइज जितना कम उतना जल्दी पेनिट्रेट कर सकते हैं। और अल्फा का सबसे बड़ा साइज है, बीटा का थोड़ा छोटा, गामा तो रेडिएशन पेनिट्रेट कर देगी फटाफट से। सो दैट इज हाउ पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर हमारे पास होगा। गामा पार्टिकल की पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होगी और आयोनाइजिंग पावर सबसे कम होगी, राइट? सो भगवान कुछ लेते हैं कुछ छीनते हैं, देयर इज अ बैलेंस। ओके, so like this you can arrange ionizing power and penetration power. Well, अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हमने क्या क्या डिस्कस किया? टाइप्स ऑफ डीके, न्यूक्लियस फॉर्मेशन, बाइंडिंग एनर्जी, एनर्जी रिलीज, आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, देयर इज आल्सो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी व्हिच वी हैव नॉट डिस्कस्ड, एंड वी हैव डिस्कस्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स जो आपके न्यूक्लियर डीके में एसोसिएटेड होते हैं, और उन पार्टिकल्स के बारे में भी पढ़ लिया। Now finally we have an ideal session to be about question में हमारी सारी जो है नॉलेज हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? So let us solve a question. So the question says that there is a nucleus जो जिसका जो मास नंबर है वो m है और जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो आपका n है, ठीक है? तो मास नंबर क्या है? m, एटॉमिक नंबर क्या है? n, सॉरी, ओके। अब इसने क्या किया? इसने एक अल्फा पार्टिकल, जब इसका डीके हुआ तो एक अल्फा पार्टिकल रिलीज हुआ और एक दो बीटा पार्टिकल रिलीज हुए, ठीक है? तो मतलब बेसिकली जो आपकी रिएक्शन है वैसे दिखती है। अगर मैं इसे सजा के लिखूँ तो देयर इज रिलीज ऑफ अल्फा पार्टिकल या हीलियम लिख दो 2+4 2 एंड 2 बीटा पार्टिकल्स। अब बीटा पार्टिकल ही बोला है तो 2 बीटा पार्टिकल, ठीक है? सो देयर इज 1 2 इंटू है ये, लाइक दैट। तो आपने बताना है साथ में ये जो एटम है y, इसका आपने बताना है सब, इसका पूरा जो भी है इसका पोर्टफोलियो हमने बनाना है कि इसका जो है मास नंबर क्या होगा और एटॉमिक नंबर क्या होगा, ये हमें बताना है, ठीक है? तो कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे जो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताई थी। Which is your
ए और जी जो है वो कंजर्व रहते हैं, है ना। अब मैं जरा से इस रिएक्शन को कॉपी कर लेती हूँ। क्योंकि हमारे पास यहाँ जगह नहीं है सफिशिएंट, हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो आई एम सेइंग कि हमारे पास ये जो एटम है इसका मास नंबर है m, तो m शुड बी इक्वल टू 4 प्लस, यहाँ तो कुछ नहीं है, y का जो भी आपका एटॉमिक मास नंबर होगा, तो 4 प्लस 8, ठीक है। n क्या है आपका एटॉमिक नंबर है, तो n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 2 प्लस बीटा पार्टिकल कितने हैं 2, तो 2 इंटू 1 इज 2 प्लस इसका मान लो z है आपका एटॉमिक नंबर, तो z। अब सिंपली सॉल्व कर दिया तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी n-4 और z जो n है उसकी z है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी n-4, तो y कैसा दिखेगा ऐसा n-4 n-4, एंड दिस इज योर आंसर। वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, इन फैक्ट वेरी वेरी सिंपल, राइट। सो इट इज लाइक दिस। आपको सिर्फ ये चीज याद रखनी है कि ए और जी कंजर्व रहते हैं, और क्या याद रखना है कि हीलियम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब आपके अल्फा पार्टिकल को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, बीटा पार्टिकल आएगा तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इनके ए और जी की वैल्यू क्या है, बस इतना सा याद रखना है, तो आप आसानी से इसका पूरा पोर्टफोलियो जो है वो बना सकते हैं। तो इस क्लास से, और अगर आप चाहते हैं कि नीट में जो क्वेश्चन है आपको सॉल्व करना है, तो आपको बस यही चीज़ें याद होनी चाहिए कि ए एंड जी आर कंजर्व, और दूसरा बेसिक नॉलेज आपकी अल्फा बीटा गामा पार्टिकल के बारे में बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए कि अगर आप ये जो पार्टिकल्स हैं ये आएंगे तो इनका ए क्या लिखोगे, इनका जी क्या लिखोगे। क्वेश्चन ऐसे वाले ही आना है, राइट, ऐसे वाले क्वेश्चन आना है जहाँ पे आपको एक एटम दे देंगे और उससे बोलेंगे कि इसमें ये रिलीज हो गया, बताओ इसका एटॉमिक नंबर क्या है, उसका मास नंबर क्या है। सिर्फ इसी तरह के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और ज़्यादा जो है आइडिया लगेगा इस बात का। ओके, so that is it for our class of nuclear reactions. I hope you have learned something और इसने आपकी हेल्प की होगी। If you have any feedback regarding anything, do let me know. That is it for this class. Thank you so much and subscribe कर दीजिए to get all the videos from this series. It is a very important series और आप इसके थ्रू just by investing minimum of your time आप most important topics को cover कर सकते हैं, revise कर सकते हैं, whatever you say. Okay, so it is a very important series. Thank you so much and stay tuned.